सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। राजेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने 5 मित्रों से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। यदि उसने अपने प्रत्येक मित्र से बराबर का कर्जा लिया होगा तो प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 50,000 विभाजित 5 के भागफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने पर प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 10,000 प्राप्त होता है, जिसे हम ऋण 10,000 से दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों का विभाजन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का विभाजन यानी डिवीजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है 6 विभाजित 2 का भागफल क्या आएगा, यानी हमें पता करना है कि 6 में 2 के कितने समूह होंगे। तो आइए भागफल ज्ञात करते हैं। अगर हम 6 लाल बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा 6। अगर हम 2-2 लाल बटन के समूह बनाते हैं तो हमें ऐसे 3 समूह प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा 2। हम कह सकते हैं कि 6 में 2 के 3 समूह होंगे, यानी कि 6 विभाजित 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। यहाँ भाजक यानी डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। क्या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स के विभाजन से प्राप्त भागफल भी धनात्मक ही होगा? सोचिए सोचिए। चलिए इसे ऋण 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल प्राप्त करते हुए पता करें। यहाँ हमें देखना है कि ऋण 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे। अगर हम 6 नीले बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा ऋण 6। इनमें से अगर हम 2-2 नीले बटन के समूह बनाते हैं तो हमें कुल 3 समूह प्राप्त होंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा ऋण 2। हम कह सकते हैं कि ऋण 6 में ऋण 2 के 3 समूह होंगे, इसलिए ऋण 6 विभाजित ऋण 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है। यहाँ भाजक 0 नहीं हो सकता। अब आइए समझते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजन। मान लीजिए ऋण 6 विभाजित 2 का भागफल पता करना है। यह एक दिलचस्प स्थिति है। यहाँ हमें पता करना है कि ऋण 6 में 2 के कितने समूह होंगे, या 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूह का मान ऋण 6 होगा। अगर हम 2 लाल बटन ले तो इनका मान 2 होगा। 2 मान के हम कितने भी समूह को जोड़ते हैं तो कभी भी हमें ऋण 6 का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम 1 लाल बटन और 1 नीला बटन लेते हैं तो इनका कुल मान होगा 1 धन ऋण 1 बराबर 0। चूंकि 1 लाल बटन और 1 नीले बटन के युग्म यानी पेयर का मान 0 है, इसलिए इसे हम 0 युग्म यानी 0 पेयर कहते हैं। ऋण 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 लाल बटन निकालते हैं तो हमें 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में 2 का मान घटाकर कुल मान ऋण 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है ऋण 2। अब यहाँ कुल 4 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 4।
इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान है -2। अब हमारे पास कुल 6 नीले बटन है जिनका कुल मान है -6। चूंकि हमने 3 बार 2 लाल बटन का एक समूह यानी कि 2 का मान निकाला है और -6 प्राप्त किया है, इसलिए -6 विभाजित 2 का परिणाम है -3। यहाँ 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए पता करते हैं एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल धनात्मक होता है या ऋणात्मक। मान लीजिए हमें 6 विभाजित -2 का भागफल पता करना है। यहाँ हमें पता करना है कि 6 में -2 के कितने समूह होंगे, या -2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूहों का मान 6 होगा। 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 नीले बटन निकालते हैं तो हमें 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में से -2 का मान घटाकर कुल मान 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 नीले बटन यानी -2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है 2। यह कुल 4 लाल बटन है जिनका कुल मान है 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 नीले बटन यानी -2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 लाल बटन मिलेंगे जिनका मान है 2। अब हमारे पास कुल 6 लाल बटन है जिनका कुल मान है 6। चूंकि हमने 3 बार 2 नीले बटन का एक समूह यानी -2 का मान निकाला है और 6 प्राप्त किया है, इसलिए 6 विभाजित -2 का परिणाम है -3। यह 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में भाजक शून्य नहीं हो सकता। आज हमने सीखा पूर्णांकों का विभाजन। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। पायल, हीना और अंकित तीनों के पास एक कार्ड है। इनमें से प्रत्येक कार्ड पर विभाजन का एक कथन लिखा है। इन कथनों को देखकर पायल यह सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल अलग होगा। हीना सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल बराबर होगा, जबकि अंकित के विचार से सिर्फ -120 विभाजित 12 और 120 विभाजित -12 का भागफल बराबर होगा। आपके विचार से कौन सही है? चलिए पहले कथन को हल करें। यह ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से विभाजित किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम -120 के संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 120 को धन 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, इसलिए -120 विभाजित 12 का भागफल होगा -10। दूसरे कथन में एक धनात्मक पूर्णांक धन 120 को ऋणात्मक पूर्णांक -12 से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ भी हम पहले धन 120 के संख्यात्मक मान 120 को -12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, यानी कि 120 विभाजित -12 का भागफल प्राप्त होगा -10। तीसरे कथन में हमें -120 को -12 से विभाजित करना है। इसे हल करने के लिए पहले हम -120 के संख्यात्मक मान 120 को -12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। क्या आप बता सकते हैं यहाँ 10 को कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया जाता है तो प्राप्त भागफल को धन चिन्ह लगाया जाता है। ऋण 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल होगा 10। अगर तीनों स्थितियों में भागफलों की तुलना करें तो पता चलता है कि पहली और दूसरी स्थिति के भागफल बराबर होंगे, तीसरी स्थिति का नहीं। इसलिए अंकित की सोच सही है। अगला उदाहरण, मान लीजिए एक दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उसे एक दिन 3 पुराने टेलीविजन बेचने पर 2430 रुपए की हानि होती है। तो पता कीजिए कि अगर उसे अपने बही खाते में प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि हुई है यह लिखना होगा, तो वह कैसे लिखेगा? दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उदाहरण से पता चलता है कि दुकानदार को 2430 रुपए की हानि होती है, जिसे ऋण 2430 से दर्शाया जा सकता है। हमें पता करना है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि होती है। इसे पता करने के लिए हम ऋण 2430 को 3 से भाग देंगे। भागफल प्राप्त करने के लिए पहले हम पूर्णांकों के संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान को विभाजित करते हैं, जिससे हमें भागफल का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है 810। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 2430 विभाजित 3 का भागफल होगा ऋण 810। यह ऋण चिन्ह से पता चलता है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर 810 रुपए की हानि हुई है। अपने बही खाते में लिखते समय वह ऋण 810 लिखेगा। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने बच्चों को 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल ज्ञात करने के लिए कहा। राकेश ने इसे सबसे पहले हल किया। उसका जवाब था 30। थोड़े समय बाद अमर ने जवाब दिया ऋण 30। तो बताइए कौन सही है? दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। इसलिए 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल है ऋण 30, यानी कि अमर ने सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन में भागफल को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए वे 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल धनात्मक पूर्णांक 30 बताते हैं। यह एक गलत समझ है, यानी कि राकेश ने गलत जवाब दिया है। कुछ बच्चे विभाजन करते समय भाजक के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज करते हैं और परिणाम धनात्मक बताते हैं। इन दोनों मिथ्या धारणाओं से 1800 विभाजित ऋण 60 का जवाब धनात्मक पूर्णांक 30 दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए राकेश ने गलत जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2, मान लीजिए हम मुनाफे को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और हानि को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। इसके आधार पर निम्नलिखित का उत्तर प्राप्त कीजिए। राजेश के पास 60 दर्जन केले हैं। इनमें से 40 दर्जन केले बेचने पर उसे 240 रुपए का मुनाफा होता है और बचे 20 दर्जन केले बेचने पर 300 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई क्या होगी? राजेश को 40 दर्जन केले बेचने पर 240 रुपए का मुनाफा होता है, जिसे हम धन 240 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 20 दर्जन केले बेचने पर उसे 300 रुपए का नुकसान होता है, जिसे हम ऋण 300 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से 60 दर्जन केले बेचने पर उसकी कुल कमाई होगी 240 धन ऋण 300, यानी कि ऋण 60। यहाँ ऋण 60 के ऋण चिन्ह से पता चलता है कि राजेश को 60 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई होगी कुल कमाई विभाजित कुल दर्जन केले, यानी ऋण 60 विभाजित 60 बराबर ऋण 1, जो कि प्रति दर्जन 1 रुपए के नुकसान को दर्शाता है। इस प्रकार राजेश को प्रति दर्जन 1 रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। विभाजन करते समय कुछ बच्चे ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं, इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार कुछ बच्चे सवाल में क्या पूछा है यह नजरअंदाज करते हैं। जैसे इस सवाल में प्रति दर्जन राजेश को कितनी कमाई होती है यह पूछा गया है, लेकिन सवाल को हल करते समय बच्चे सिर्फ कुल कमाई ही पता करते हैं, यानी कि 240 धन ऋण 300 बराबर ऋण 60। प्रति दर्जन कमाई पता करने के लिए वे कुल कमाई को कुल दर्जन केलों से विभाजित करना भूल जाते हैं और जवाब देते हैं ऋण 60। यह भी गलत जवाब है।
सही परिणाम पता करने के लिए यह कुल कमाई को कुल दर्जन केलों से विभाजित करना आवश्यक है। इससे सही जवाब प्राप्त होता है ऋण 1। अब यहाँ देखिए, पूर्णांकों के विभाजन के नियम यहाँ व्यापक रूप में दिए हैं। वीडियो रोककर आप इन्हें पुनः पढ़ सकते हैं। इन सभी के लिए हम कहते हैं b 0 के बराबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब b बराबर 0 होगा तब विभाजन का परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। जैसे 4 विभाजित 0 बराबर क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता, इसलिए हम परिणाम को कौन सा चिन्ह लगेगा यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ऋण 4 विभाजित 0 का परिणाम प्राप्त करना होगा तो भी इसका परिणाम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए b 0 के बराबर नहीं है यह दिए नियमों पर एक प्रतिबंध यानी कंडीशन है। किसी भी नियम को दर्शाते समय हमें उस पर लगे प्रतिबंध को दर्शाना जरूरी है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुण। एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल 3 भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन होता है, जैसे त्रिभुज PQR। इसमें 3 शीर्ष यानी वर्टाइसेस होते हैं। जैसे त्रिभुज PQR में शीर्ष हैं P, Q और R। 3 भुजाएं यानी साइड्स होती हैं। जैसे त्रिभुज PQR में भुजाएं हैं PQ, QR और PR। और इसी तरह इसमें 3 कोण यानी एंगल्स भी होते हैं। जैसे त्रिभुज PQR में कोण है कोण PQR, कोण QRP और कोण RPQ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी कोण त्रिभुज PQR के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स है। जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ भुजा QR को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, तब हमें एक कोण प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं इस कोण को हम क्या कहेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यह त्रिभुज के बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर में स्थित कोण है, इसलिए इसे हम त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। यहाँ हमने भुजा QR को बिंदु S से होते हुए बढ़ाया है, जिससे हमें त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण PRS प्राप्त हुआ है। कोण PRS त्रिभुज PQR के शीर्ष R पर बना एक बाह्य कोण है। जरा सोचिए, अगर हम भुजा PQ को M से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें कौन सा बाह्य कोण प्राप्त होगा? बिल्कुल सही, हमें बाह्य कोण RQM प्राप्त होगा, जो त्रिभुज के शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण है। हम इसी तरह भुजा PQ को ऊपर की दिशा में U से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण RPU। हम अलग अलग प्रकार से बाह्य कोण बना सकते हैं। यदि हम भुजा QR को बाईं ओर आगे बढ़ाएंगे तो हमें शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण PQT। अब आप वीडियो रोककर
PR को बढ़ाकर बाह्य कोण ज्ञात करने का स्वयं प्रयास कीजिए। अब इस आकृति को देखिए। यहाँ कोण PRS त्रिभुज PQR का बाह्य कोण है। हम यह भी देखते हैं कि कोण QRP और कोण PRS परस्पर आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स है। बाह्य कोण PRS के आसन्न कोण QRP के अलावा त्रिभुज PQR के शेष दो कोण RPQ और कोण PQR बाह्य कोण PRS के सम्मुख अंतःकोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या दूरस्थ अंतःकोण यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके सम्मुख अंतःकोणों के बीच एक मजेदार संबंध होता है। चलिए इसे त्रिभुज PQR और उसके बाह्य कोण PRS के उपयोग से समझें। चलिए कोण RPQ और कोण PQR को काट लेते हैं और इन्हें एक दूसरे के संलग्न मिलाकर कोण PRS पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण RPQ और कोण PQR साथ में कोण PRS को पूरा ढक लेते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज PQR के बाह्य कोण PRS का माप अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों कोण RPQ और कोण PQR के योग के बराबर है। यानी कि कोण RPQ धन कोण PQR बराबर कोण PRS है। इस तरह से किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। अब आप एक कागज लेकर उस पर त्रिभुज PQR और उसका बाह्य कोण PRS बनाइए। आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद चांदे यानी प्रोटेक्टर के उपयोग से बाह्य कोण PRS का माप एवं उसके सम्मुख अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। इससे भी आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चलिए इस कथन की तर्कपूर्ण विधि से पुष्टि करें। यहाँ हमें दिया है एक त्रिभुज PQR जिसमें कोण PRS बाह्य कोण है। हमें दिखाना है कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इसे दिखाने के लिए हम शीर्ष R से त्रिभुज PQR की भुजा QP के समांतर किरण RM खींचेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ भुजा QP और रेखाखंड RM समांतर है और QS उनकी तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। इस जानकारी के साथ क्या आप कोण PQR और कोण MRS में कोई संबंध बता सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ QP और RM समांतर है और कोण PQR और कोण MRS QP और RM की तिर्यकछेदी रेखा QS द्वारा निर्मित संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण PQR और कोण MRS बराबर है। इसी तरह यहाँ कोण RPQ और कोण PRM अंतः एकांतर कोण है और समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए कोण RPQ और कोण PRM भी बराबर है। अगर हम कोण PRS की बात करें तो इसकी माप कोण PRM और कोण MRS की मापों का योग है, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। हम कोण PRM के स्थान पर कोण RPQ और कोण MRS के स्थान पर कोण PQR रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इससे हमने यह सत्यापित किया कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के बीच का यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से जाना जाता है। अब आप इसे ठीक प्रकार से जान गए होंगे। दी गई आकृति को देखकर x और 2x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का गुण हमें बताता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप
उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। क्या आप इस समझ के आधार पर दिए सवाल को हल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। जी हाँ, इस अवधारणा के उपयोग से इसे हम जरूर हल कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण ABD त्रिभुज का बाह्य कोण है जिसकी माप 123 डिग्री है। इस कोण के सम्मुख अंतःकोण है कोण BAC और कोण ACB। यहाँ कोण BAC की माप है x और कोण ACB की माप है 2x। त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण BAC धन कोण ACB यानी कि 123 डिग्री बराबर x धन 2x यानी कि 123 डिग्री बराबर 3x। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। इस पक्ष में 3 का x के साथ गुणन किया गया है। अगर हम 3 को इस पक्ष में लाएंगे तो हमें 123 को 3 से विभाजित करना होगा। 123 को 3 से विभाजित करने पर हमें x बराबर 41 प्राप्त होगा। इसी तरह 2x बराबर 2 गुणा 41 डिग्री बराबर 82 डिग्री। इस तरह x का मान है 41 डिग्री और 2x का मान है 82 डिग्री। अगला उदाहरण, दिए गए त्रिभुज में कोण BCD और कोण BCA की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण BCD त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है और कोण BCD के सम्मुख अंतःकोण है कोण CAB और कोण ABC। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण CAB धन कोण ABC। चूंकि कोण CAB बराबर 80 डिग्री है और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है, इसलिए कोण BCD बराबर 80 डिग्री धन 60 डिग्री बराबर 140 डिग्री है। अब क्या आप बता सकते हैं हम कोण BCA की माप कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। इसे हम अलग अलग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण ABE बाह्य कोण है और कोण BCA और कोण CAB दोनों कोण ABE के सम्मुख अंतःकोण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ABE बराबर कोण BCA धन कोण CAB। इसी को हम लिख सकते हैं कोण BCA बराबर कोण ABE ऋण कोण CAB। चूंकि कोण ABE बराबर 120 डिग्री है और कोण CAB बराबर 80 डिग्री है, इसलिए कोण BCA बराबर 120 डिग्री ऋण 80 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। कोण BCA हम एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण BCD और कोण BCA एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण BCD धन कोण BCA बराबर 180 डिग्री। हम कह सकते हैं कि कोण BCA बराबर 180 डिग्री ऋण कोण BCD बराबर 180 डिग्री ऋण 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। हम कोण BCA का माप त्रिभुजों के अंतःकोणों के योग गुण से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जल्दी विस्तार में चर्चा करेंगे। इसीलिए याद रहे, गणित में किसी भी सवाल का जवाब अलग अलग विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मिथ्या धारणा 1, क्या त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है? कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री माप वाला कोण भी हो सकता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं जिसका बाह्य कोण 180 डिग्री हो। चलिए इसे समझे। मान लीजिए यहाँ हमने त्रिभुज PQR बनाया है जिसमें कोण दिए प्रकार से दर्शाए हैं। अगर हम भुजा PQ की लंबाई कम करते जाएं, तो हमें बाह्य कोण PRD का माप बढ़ता प्रतीत होगा। जब बिंदु P, Q और R एक ही रेखा में आएंगे, तब बाह्य कोण की माप 180 डिग्री होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में
इनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बाह्य कोण एक ऋजु कोण नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। मिथ्या धारणा 2। जब त्रिभुज का बाह्य कोण एक समकोण है तब अंतः सम्मुख कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि बाह्य कोण एक समकोण है तो उसके अंतः सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि उनका माप हमेशा 45 डिग्री होगा। लेकिन यह गलत समझ है, क्योंकि अंतः सम्मुख कोणों का माप 45 डिग्री से अलग भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री या 20 डिग्री और 70 डिग्री इत्यादि। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ बच्चे इस बात को भी सही मानते हैं कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण होता है, लेकिन यह संभव नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत जवाब है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से छोटी होती है और अधिक कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा होती है। अगर दोनों का योग किया जाए तो प्राप्त माप 90 डिग्री से अधिक ही प्राप्त होगी। यानी कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण नहीं हो सकता। सही समझ यह है कि बाह्य कोण का माप उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए जब बाह्य कोण समकोण यानी 90 डिग्री माप वाला कोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों का योग 90 डिग्री ही आना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में ही संभव है जब बाह्य कोण के दोनों अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण हो। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 3। क्या बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है? बच्चे उदाहरणों में अक्सर बाह्य कोण को अधिक कोण के रूप में देखते हैं। इससे उनकी समझ बन जाती है कि बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। दिए त्रिभुजों को देखिए, इनमें बाह्य कोणों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे आपको ज्ञात होगा बाह्य कोण अधिक कोण ही नहीं बल्कि समकोण या न्यून कोण भी हो सकता है। इसलिए दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है और ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। हेलो दोस्तों, पैटर्न गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम बहुत से प्रश्नों के हल संख्याओं के पैटर्न की मदद से कर सकते हैं। आपको संख्या 9 का पहाड़ी का पैटर्न तो याद ही होगा। आप पढ़ चुके हैं कि जब संख्याओं के किसी क्रम में कुछ संख्याएं या संख्याओं के समूह एक अंतराल के बाद बार बार आते हैं या फिर किसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो इसे पैटर्न कहते हैं। गणित में जो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं यानी कि संख्याओं की गिनती, वह भी एक प्रकार का पैटर्न ही है। आपको याद है ना, आपने पिछली वीडियो में वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। वर्ग संख्याएं भी कई रोचक पैटर्न बनाती हैं। आइए हम इनके कुछ पैटर्न को देखते हैं। इन संख्याओं को देखिए। क्या आपको इन संख्याओं के क्रम में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। पहली और दूसरी संख्या का अंतर 2 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर है 3। तीसरी और चौथी संख्या का अंतर 4 है। ये खास संख्याएं हैं। इन्हें त्रिकोणीय संख्याएं कहा जाता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि हम इनके बिंदु पैटर्न को किसी त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या आप इनमें कोई और पैटर्न देख पा रहे हैं? चलिए हम इन क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। 1 और 3 को जोड़ने पर हमें 4 मिलता है, जो कि संख्या 2 का वर्ग है। 3 और 6 को जोड़ने पर हमें 9 मिलता है, जो कि संख्या 3 का वर्ग है। हम देखते हैं कि इस क्रम की क्रमागत संख्याएं जुड़कर एक वर्गाकार पैटर्न बनाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने से वर्ग संख्याएं मिलती हैं। चलिए वर्ग संख्याओं के कुछ और पैटर्न देखते हैं। आइए देखते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं आती हैं। 5 और 6 के वर्ग के बीच में 10 संख्याएं हैं। 6 और 7 के वर्ग के बीच में 12 संख्याएं हैं। 7 और 8 के वर्ग के बीच में 14 संख्याएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में छोटी संख्या की दोगुनी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 6 और 7 के वर्ग के बीच में 12 संख्याएं तथा 7 और 8 के वर्ग के बीच में 14 संख्याएं हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या n तथा n-1 के वर्गों के बीच कुल 2n संख्याएं होती हैं, जो कि वर्ग संख्या नहीं होती। देखा है ना मजेदार? अब आप इन क्रमागत विषम संख्याओं के योग को देखिए। क्या इनमें आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? सही पहचाना। 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। यह वर्ग संख्या उन विषम संख्याओं की संख्या के वर्ग के बराबर है। जैसे पहली 3 विषम संख्याओं का योग 3 घात 2 और पहली 8 विषम संख्याओं का योग 8 घात 2 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं को संख्या 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब इन संख्याओं के वर्गों को भी देखिए, ये बड़े ही मजेदार पैटर्न बनाते हैं। क्या आप इन संख्याओं के पैटर्न को पहचान पाए? आप यहाँ वीडियो रोक कर सोच सकते हैं। जी हाँ, इन वर्ग संख्याओं में हम यह देख पाते हैं कि मूल संख्या में संख्या 3 जितनी बार आती है, उतनी ही बार संख्या 5 वर्ग संख्या में आता है। वर्ग संख्या में संख्या 1 संख्या 3 से एक बार ज्यादा आता है। हम इस पैटर्न की सहायता से इस क्रम की आगे की संख्याओं के वर्गों को बिना हल किए ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सी संख्याओं के क्रम हैं, जिनके वर्ग बड़े ही दिलचस्प पैटर्न बनाते हैं। अब आप इन वर्गों को देखिए और इनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न को देखा। अगले वीडियो में हम इन पैटर्न का उपयोग कर प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम उन पैटर्न से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। अगर मैं पूछूं कि 2 क्रमागत संख्याओं 11 तथा 12 के वर्गों के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो आप कैसे हल करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न का हल सामान्य तरीके से यानी पहले संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर फिर उनके बीच की संख्याओं को गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ दी गई संख्याओं 11 तथा 12 के वर्गों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि संख्या n तथा n-1 के वर्गों के बीच कुल 2n ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं होती। इसीलिए 11 तथा 12 के वर्गों के बीच 22 संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब अगर मैं कहूं कि आपको निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। इस प्रश्न को भी अगर हम सामान्य तरीके से योग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम इसे वर्ग संख्या के पैटर्न की सहायता से हल करें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए मिलकर देखते हैं।
अगर हम संख्याओं के इस क्रम को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यह पहली 15 विषम संख्याओं का क्रम है। हम जानते हैं कि पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। इस प्रकार इस क्रम का योग 15 घात 2 यानी 225 होगा। देखा हमने कैसे बड़े बड़े प्रश्नों का हल वर्ग संख्याओं के पैटर्न की सहायता से आसानी से कर लिया। यहीं अगर मैं कहूँ कि संख्या 81 एक वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप कैसे जांच करेंगे? जी हाँ, हम हर वर्ग संख्या को 1 से शुरू करते हुए क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम संख्या 81 में से क्रमागत विषम संख्याओं को उनके क्रम में घटाएंगे। अगर अंत में 0 मिलेगा तो यह संख्या वर्ग संख्या होगी, नहीं तो यह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए मिलकर जांच करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर हमें अंत में 0 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 81 एक वर्ग संख्या है। अब ये बताइए कि इस त्रिकोणीय संख्याओं के क्रम की अगली संख्या क्या होगी? सोचिए। आइए इस प्रश्न को मिलकर हल करते हैं। हम जानते हैं कि क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने से हमें एक वर्ग संख्या मिलती है। आइए इनको जोड़कर देखते हैं। आप इस क्रम के वर्ग संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। इस क्रम की अगली वर्ग संख्या 36 होगी। इसका मतलब संख्या 15 और अगली त्रिकोणीय संख्या का योग भी 36 होना चाहिए। इस प्रकार हमें अगली त्रिकोणीय संख्या 21 प्राप्त होगी। अतः अगली त्रिकोणीय संख्या 21 है। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न की सहायता से प्रश्नों का हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न की सहायता से प्रश्नों को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। आइए दिए गए कथनों का सही और गलत कथन के रूप में चयन करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन संख्याओं का योग 81 है, तो मैं सही हूँ या गलत, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस कथन को सही मान रहे हैं, तो आपने पैटर्न 3 का उपयोग किया होगा। इसके लिए आपने विषम संख्याओं को गिना होगा, जो कि कुल 9 है। उसके बाद आपने संख्या 9 का वर्ग कर दिया होगा, जिससे आपको संख्या 81 मिली होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह संख्याओं का क्रम प्रथम 9 विषम संख्याओं का नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या 17 नहीं है। इसलिए यह कथन गलत है। अगर यहाँ संख्या 19 के स्थान पर संख्या 17 होती तो यह कथन सही होता। कभी कभी बच्चे पैटर्न के अनुसार कई संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते समय यह सोचते हैं कि यह दूसरी संख्याओं के वर्गों के पैटर्न के समान ही होगी। जैसे इस क्रम की संख्याओं के वर्गों के पैटर्न को देखिए। बच्चे इस क्रम के अनुसार दूसरे क्रम की संख्याओं के वर्गों को इस प्रकार लिख लेते हैं। यह गलत है, क्योंकि सभी संख्याओं के वर्ग एक समान पैटर्न नहीं बनाते हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने वर्गों के पैटर्न से जुड़े गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में सीखा। आशा करते हैं कि अब आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है, जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन
एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं। लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं।
जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक आइड जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए एक प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक आइड भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए इंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।